भारत में होने वाली 7 सबसे मुश्किल परीक्षाएं। नंबर 7, कैट। भारत में कैट का एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। IIM में एडमिशन लेने के लिए हर साल लाखों बच्चे कैट का एग्जाम देते हैं। इस परीक्षा को पास करने वाले स्टूडेंट को भारत के टॉप मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिलता है और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद स्टूडेंट को सैलरी के बहुत अच्छे पैकेज भी ऑफर होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां इस एग्जाम को पास करने वाले स्टूडेंट्स को अपनी कंपनी में रख लेती हैं और इस एग्जाम को पास करने वाले स्टूडेंट का एडमिशन किसी भी कॉलेज में बहुत आसानी से हो जाता है और ये भारत की प्रमुख परीक्षाओं में से एक माना जाता है। नंबर 6, IIT JEE एग्जाम। IIT का एग्जाम हर इंजीनियर का सपना होता है कि वो इस एग्जाम को पास करे और IIT में जाकर पढ़ाई करे। IIT का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये एग्जाम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होता है। इस एग्जाम के 2 चरण होते हैं, मेंस और एडवांस। अगर आप इस परीक्षा को पास करते हैं तो आपके पास मौका होता है कि आप भारत के सर्वोत्तम कॉलेज में जाकर पढ़ाई करें और हर साल लाखों बच्चे इस परीक्षा को देते हैं और उसमें से 0.7% बच्चे ही IIT में एडमिशन ले पाते हैं। नंबर 5, क्लैट। क्लैट का फुल फॉर्म कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। वकालत की पढ़ाई में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे इस एग्जाम को देते हैं और इस एग्जाम को पास करने के बाद आप भारत के बेहतरीन लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और हर साल भारत में 50,000 से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। लेकिन भारत के लॉ कॉलेज में सीट कम होने के कारण बहुत कम छात्र ही इस परीक्षा को पास कर पाते हैं और इस परीक्षा को पास करने के बाद स्टूडेंट लॉ कॉलेज में जाते हैं और वहां से वकालत की पढ़ाई करके देश के सर्वोच्च न्यायालय में अच्छे पदों पर नियुक्त हो जाते हैं। नंबर 4, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉमर्स लेते ही हर बच्चा सोचता है कि वो आने वाले वक्त में एक अच्छा CA बनेगा, लेकिन ये एग्जाम भारत का इतना मुश्किल एग्जाम है कि इस एग्जाम को बहुत कम बच्चे ही पास कर पाते हैं। CA की परीक्षा को पास करने के लिए आपको 7 पेपर पास करने होते हैं, जिनको पास करने के लिए लोग सालों बिता देते हैं। ये परीक्षा भारत की बहुत मुश्किल परीक्षाओं में से होती है, इसीलिए CA की तैयारी करने वाले अक्सर काफी सारे स्टूडेंट इस परीक्षा को बीच में छोड़ देते हैं और वो अपने CA बनने का सपना भी खत्म कर देते हैं। नंबर 3, NDA। NDA का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है और आर्मी में जाने के लिए एग्जाम सबसे मुश्किल एग्जामों में से एक कहा जाता है। इस परीक्षा को देने के लिए कम से कम आप 12वीं पास होने चाहिए। इस परीक्षा में काफी सारे राउंड होते हैं, जिसमें आपको रिटन एग्जाम के साथ फिजिकल एग्जाम भी देना होता है और जो इसकी परीक्षा को पास कर लेता है वो भारतीय सेना में ऑफिसर रैंक पर काम करना शुरू कर देता है। नंबर 2, UPSC। देश में हर साल लाखों स्टूडेंट UPSC की परीक्षा को देते हैं। UPSC का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और उनका एक सपना होता है IAS IPS बनने का। भारत में UPSC का एग्जाम काफी कठिन माना जाता है और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको भारत के स्टूडेंट बहुत उम्मीद के साथ देते हैं, क्योंकि इसके पास हो जाने के बाद वो देश के बेहतरीन IAS IPS बनते हैं। हर साल भारत में 10 लाख से ज्यादा लोग इस परीक्षा को देने के लिए बैठते हैं। देखिए, इस परीक्षा को पास करने का रेशियो 0.1 का होता है। नंबर 1, नीट। अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको इस परीक्षा को पास करना जरूरी होता है। नीट का फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है। नीट की परीक्षा एक राष्ट्रीय परीक्षा के रूप में होती है और इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा किया जाता है और हर साल भारत में लाखों बच्चे डॉक्टर बनने के लिए इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। उनमें से कुछ हजार बच्चे ही इस परीक्षा को पास कर पाते हैं और उसके बाद वो बेहतरीन कॉलेज में से बेहतरीन डॉक्टर बनके देश की सेवा करते हैं। वैसे आप इनमें से कौन सी परीक्षा देने के इच्छुक हैं और आपको इनमें से कौन सी परीक्षा अच्छी लगती है? अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। भारत में होने वाली 7 सबसे मुश्किल परीक्षाएं। नंबर 7, कैट। भारत में कैट का एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। IIM में एडमिशन लेने के लिए हर साल लाखों बच्चे कैट का एग्जाम देते हैं। इस परीक्षा को पास करने वाले स्टूडेंट को भारत के टॉप मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिलता है और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद स्टूडेंट को सैलरी के बहुत अच्छे पैकेज भी ऑफर होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां इस एग्जाम को पास करने वाले स्टूडेंट्स को अपनी कंपनी में रख लेती हैं और इस एग्जाम को पास करने वाले स्टूडेंट का एडमिशन किसी भी कॉलेज में बहुत आसानी से हो जाता है और ये भारत की प्रमुख परीक्षाओं में से एक माना जाता है। नंबर 6, IIT JEE एग्जाम। IIT का एग्जाम हर इंजीनियर का सपना होता है कि वो इस एग्जाम को पास करे और IIT में जाकर पढ़ाई करे। IIT का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये एग्जाम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होता है। इस एग्जाम के 2 चरण होते हैं, मेंस और एडवांस। अगर आप इस परीक्षा को पास करते हैं तो आपके पास मौका होता है
कि आप भारत के सर्वोत्तम कॉलेज में जाकर पढ़ाई करें। और हर साल लाखों बच्चे इस परीक्षा को देते हैं और उसमें से 0.7% बच्चे ही IIT में एडमिशन ले पाते हैं। नंबर 5, क्लैट। क्लैट का फुल फॉर्म कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। वकालत की पढ़ाई में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे इस एग्जाम को देते हैं और इस एग्जाम को पास करने के बाद आप भारत के बेहतरीन लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। और हर साल भारत में 50,000 से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, लेकिन भारत के लॉ कॉलेज में सीट कम होने के कारण बहुत कम छात्र ही इस परीक्षा को पास कर पाते हैं। और इस परीक्षा को पास करने के बाद स्टूडेंट लॉ कॉलेज में जाते हैं और वहां से वकालत की पढ़ाई करके देश के सर्वोच्च न्यायालय में अच्छे पदों पर नियुक्त हो जाते हैं। नंबर 4, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉमर्स लेते ही हर बच्चा सोचता है कि वो आने वाले वक्त में एक अच्छा CA बनेगा, लेकिन ये एग्जाम भारत का इतना मुश्किल एग्जाम है कि इस एग्जाम को बहुत कम बच्चे ही पास कर पाते हैं। CA की परीक्षा को पास करने के लिए आपको 7 पेपर पास करने होते हैं, जिनको पास करने के लिए लोग सालों बिता देते हैं। ये परीक्षा भारत की बहुत मुश्किल परीक्षाओं में से होती है, इसीलिए CA की तैयारी करने वाले अक्सर काफी सारे स्टूडेंट इस परीक्षा को बीच में छोड़ देते हैं और वो अपने CA बनने का सपना भी खत्म कर देते हैं। नंबर 3, NDA। NDA का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है और आर्मी में जाने के लिए एग्जाम सबसे मुश्किल एग्जामों में से एक कहा जाता है। इस परीक्षा को देने के लिए कम से कम आप 12वीं पास होने चाहिए। इस परीक्षा में काफी सारे राउंड होते हैं, जिसमें आपको रिटन एग्जाम के साथ फिजिकल एग्जाम भी देना होता है और जो इसकी परीक्षा को पास कर लेता है वो भारतीय सेना में ऑफिसर रैंक पर काम करना शुरू कर देता है। नंबर 2, UPSC। देश में हर साल लाखों स्टूडेंट UPSC की परीक्षा को देते हैं। UPSC का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और उनका एक सपना होता है IAS IPS बनने का। भारत में UPSC का एग्जाम काफी कठिन माना जाता है और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको भारत के स्टूडेंट बहुत उम्मीद के साथ देते हैं, क्योंकि इसके पास हो जाने के बाद वो देश के बेहतरीन IAS IPS बनते हैं। हर साल भारत में 10 लाख से ज्यादा लोग इस परीक्षा को देने के लिए बैठते हैं। देखिए, इस परीक्षा को पास करने का रेशियो 0.1 का होता है। नंबर 1, नीट। अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको इस परीक्षा को पास करना जरूरी होता है। नीट का फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है। नीट की परीक्षा एक राष्ट्रीय परीक्षा के रूप में होती है और इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा किया जाता है और हर साल भारत में लाखों बच्चे डॉक्टर बनने के लिए इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। उनमें से कुछ हजार बच्चे ही इस परीक्षा को पास कर पाते हैं और उसके बाद वो बेहतरीन कॉलेज में से बेहतरीन डॉक्टर बनके देश की सेवा करते हैं। वैसे आप इनमें से कौन सी परीक्षा देने के इच्छुक हैं और आपको इनमें से कौन सी परीक्षा अच्छी लगती है? अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। स्टूडेंट मार्केटिंग से क्या कहेंगे दूसरे लोगों के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि दमोह में छोटा एक शहर है, तो इतने ऑप्शंस हमारे को नहीं पता है, लोग भी नहीं होते जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सके। तो यही कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे शहर से हैं तो आपके पास रिसोर्सेज की कमी है। आज के टाइम पे ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है, आपको बस एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो उस डायरेक्शन के लिए आप लोगों को आपको नेट से भी यूज कर सकते हैं और जैसे मैंने एग्जाम निकाला है या कोई और निकाले तो हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए और एक डायरेक्शन बताएं कि तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। तो वो एक मैसेज देना चाहूंगा। कोई भी चीज अनअचीवेबल नहीं है। जी, दमोह से कोई और भी है क्या किया? मेरे नॉलेज में तो कोई नहीं है अभी। अब अकेले? ठीक है। कैसा लगा आपको जब रिजल्ट आया? खुशी हुई बच्चे के, मतलब नाज़ ऑफिसर बन जाएगा। कितने आश्वस्त थे कि ऐसा कुछ होने वाला? काफी आसान्वित था, क्योंकि IIT में पढ़ता था तो लग रहा था कि कुछ अच्छा करेगा। उम्मीदों में खराब हुआ। और आज इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में उनको ये स्थान हासिल हुआ है। उनका कहना यह है कि ये परीक्षा काफी कठिन होती है और देश भर से चंद लोग ही इस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाते हैं। अब उन्होंने इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया है और अब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में भी अपनी सेवाएं देंगे। शिवम मुसाटी दमोह के युवाओं के लिए अब एक मिसाल बन चुका है। जो युवा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं वे शिवम के मार्गदर्शन पर चलकर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में नौकरी हासिल कर सकते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। बॉम्बे में डॉक्टरेट मैंने एग्रीकल्चर साइंस से की है और उसके बाद मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम करता हूँ। अभी काफ़ी मैनेजर सीनियर मैनेजर लेवल पे मैंने काम किया है और
मन में शुरू से एक इच्छा थी कि कहीं ना कहीं पब्लिक को कैसे सर्व करूं लार्ज स्केल पे। तो काफ़ी समय से प्रयास कर रहा था कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए। तो मेरे को 2015 में एक अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन किसी कारण से उस समय सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैंने अपना प्रयास जारी रखा और अपने आत्मविश्वास को बना के रखा। और एक ऑनेस्टी थी मन में अपने प्रति और समाज को कुछ देने के प्रति कि ऑनेस्टली मैं कैसे समाज को सर्व कर सकूं। तो उसके कारण मेरे को फिर से अभी 2018 में एक अपॉर्चुनिटी आई। और उस समय जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो एक अपने आप को एनालाइज कर रहा था कि कहाँ पे कमी हो रही है, क्योंकि सिलेक्शन तो हर बार हो रहा है लेकिन इंटरव्यू क्यों क्लियर नहीं हो रहा है। एक सबसे बड़ा इशू वो था। तो उस टाइम पे जब पूरा एक एनालिसिस किया तो एक ये प्रॉब्लम सामने आई कि कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कुछ जो जनरल का इशू है, जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो इशू है वहाँ पे मैं कमज़ोर पड़ रहा था। उसके लिए मैंने फिर क्वार्टल एकेडमी में सिद्धांत सर को अप्रोच किया। और वो दिन है और इंटरव्यू का दिन है कि उसमें जो अंतर आया पहले दिन से और लास्ट दिन में, वो सिलेक्शन के रूप में आया। जो कमी थी वो सिद्धांत सर ने मेरे को पर्सनली जो टाइम दिया, उसमें जो मेरे मन में क्वेश्चन थे वो सारे पूरे किए। क्योंकि यदि आपके मन में क्वेश्चन पूछने की आदत है, आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना, उसका जवाब लेने की आदत है, तो सारी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं। और वो जब आप क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। और वही मेरा जो क्वेश्चन के कुछ आंसर्स थे जो मेरे को सिद्धांत सर से मिले, और मैंने वही उसी लेवल पे मैंने जाके जब इंटरव्यू में परफॉर्म किया तो इतने सारे लोगों के बीच में मेरे को सिलेक्ट किया गया। यही एक कारण था कि जब आप अपना आत्मविश्वास, अपनी ईमानदारी, जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, जैसे आप में ऑनेस्टी होगी, जो पॉजिटिव क्वालिटी है आपका ऑनेस्टी होती है, आपका आत्मविश्वास होता है, आपको कुछ कर गुजरने की आदत होती है, वो सारी चीज़ें जब आप में होती हैं तो आप किसी भी चुनौती को आराम से पार कर सकते हैं। तो यही एक कारण रहा कि मेरे पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मेरे 12 घंटे मेरे को काम करना होता था, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जब मैं इंटरव्यू में जाऊंगा तो मेरा एरिया काफ़ी बड़ा था। मेरे से जनरल चीज़ें तो पूछी जा सकती थी, मेरे सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड फील्ड भी उनके इंटरव्यू वाले पूछ सकते थे। और मैं जो काम कर रहा था वो तो मतलब एक था कि वो पूछेंगे ही। ये सारी चीज़ें थी तो मेरे को एक नॉर्मल एस्पायरेंट से 3 गुनी तैयारी करनी पड़ी। और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था उस पर तो कमांड अच्छी थी, लेकिन जो जनरल चीज़ें थी, जनरल डोमेन था, वो थोड़ा सा कमज़ोर जा रहा था। तो उसकी मैंने यहाँ पे आके प्रिपरेशन की और मैं ऐसे मेरी कंप्लीट प्रिपरेशन हुई और मेरा सिलेक्शन हुआ। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की प्रोफेशन में हैं तो तैयार हो जाइए 2000। आप आईआईटी में आपका एडमिशन हुआ है, आप लाखों बच्चों को पीछे करके आईआईटी में एडमिशन मिलता है, तो हमारे जो समाज के बच्चे हैं उनको पढ़ाई में वो कैसे आगे बढ़े, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? मतलब बचपन से ज़्यादा प्रेशर लेने की या पढ़ाई को ज़्यादा भारी समझने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम दिन के थोड़ा सा वक्त भी पढ़ाई की ओर देते हैं तो हम कोई भी लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। असाटी समाज में अभी हम लोगों ने 90% एवं बच्चों का ऑनलाइन सम्मान समारोह किया था। चूँकि आप 2019 के हैं तो आपने भाग नहीं लिया उसमें, तो हमने ये पाया है कि अधिकतर बच्चे हैं जो वो हायर परसेंटेज बनाने में लगे रहते हैं, जबकि कंपटीशन के लिए उनको अलग वे में जाना पड़ता है, कोचिंग के माध्यम से अलग तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके बारे में आप कुछ गाइडलाइन बताएं हमारे जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए। तो जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल आता है कि हम बोर्ड का पढ़ें या फिर उस एग्ज़ाम का पढ़ें। तो बोर्ड का कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है पढ़ने को, जो भी हम कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं बोर्ड का ऑलमोस्ट सेम होता है। और हम अगर आखिरी के 2-3 महीने भी अच्छे से पढ़ते हैं तो 95% मार्क्स स्कोर करना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। इनकी असाटी है और पिताजी मेरे स्वर्गीय श्री घनश्याम दास असाटी। और हम लोग वैसे
पिपरा गांव से रहने वाले हैं और अभी खरगापुर में रहते हैं। मैं प्रारंभिक स्कूली शिक्षा मेरी खरगापुर में ही हुई है। 12वीं के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन छतरपुर महाराजा कॉलेज से किया है और उसी टाइम मैंने बीएड पास करते हुए अपनी नेट की परीक्षा, एक जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है प्राध्यापक के लिए, वो पास की हुई है। तो उस परीक्षा के कारण ही मुझे ये लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक की परीक्षा देने का मौका मिला और 2017 में इसकी परीक्षा हुई थी। तो एक बार जब चयन सूची आई उसमें मेरा नाम अनुपूरक सूची में था और आज ही उच्च शिक्षा विभाग ने एक ऐसी दूसरी अनुपूरक सूची को भी निकाला है, तो उसमें मेरा नाम चयन सूची में आया है। तो मेरे इस चयन के पीछे जिन लोगों का हाथ है, जिनको मैं श्रेय देना चाहती हूँ, उसमें बहुत लंबी सी लिस्ट है, जिसमें मेरे पापा जो अब इस दुनिया में नहीं है, शायद आज उनको ही जितनी खुशी होती वो मुझे भी नहीं हो रही है, क्योंकि उनका सपना था कि मैं किसी अच्छी जगह पे नौकरी करूं। मेरे बड़े भैया श्री अशोक कसाटी, मेरे जीजा जी श्री आशीष कसाटी, मेरे बड़े पापा श्री काशी प्रसाद असाटी, सारे परिवार, मेरे परिवार में ही 50-60 लोग हैं और समाज के लोग जो हमेशा मुझे प्रेरणा देते रहे, मेरा सहयोग करते रहे, इन सभी को मैं अपनी सफलता से श्रेय देना चाहती हूँ। आपका ये जो मैं मतलब यूपीएससी पीएससी से जो सिलेक्शन हुआ है इसमें, हाँ एमपीपीएससी से, इसमें आप लोगों को जो प्रेम होता है, फिर मेन होता है, फिर इंटरव्यू होता है, वही प्रोसेस होता है कि नहीं इसमें? नहीं भैया, सहायक प्राध्यापक में केवल एक पेपर रखा गया था मेंस का, प्री का और इंटरव्यू का कोई रोल नहीं था, सीधा मेंस का पेपर हुआ था इसमें। अच्छा, तो वो मतलब पात्रता परीक्षा जो होती है उसके ही बेस पे इसमें सिलेक्शन हो जाता है? जी। आलोक कसाटी, ललित कसाटी जी के निवास स्थान पर आए हुए हैं। तो मैं राधिका से जानना चाहूँगा कि भविष्य में वो क्या कर रही हैं और इनकी प्लानिंग क्या है आगे अपनी एजुकेशन लाइफ में, कृपया बताने का कष्ट करें। मैं अभी 11वीं क्लास में हूँ, मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है। इसके बाद मैं यूपीएससी करके अच्छा करना चाहती हूँ। समाज के बच्चों के लिए आपका कोई मैसेज? हाँ, सभी पढ़ के मैं फिर IAS ऑफिसर बन के सबके लिए स्कूल खुलवाऊँगी और सबकी पढ़ाई के लिए आगे प्रयास करूँगी। आप IAS ऑफिसर बनना क्यों चाहती हैं? मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, IAS ऑफिसर बन के सभी के लिए, बच्चों के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। बहुत अच्छी बात है। अभी आपने 11th में कौन सा सब्जेक्ट, कॉमर्स लिया है? हाँ। कॉमर्स विषय लेके आर्ट्स भी तो ले सकते थे आप IAS ऑफिसर के लिए। वो कॉमर्स में थोड़ा इंटरेस्ट था इसलिए लिया। अच्छा, तो फील्ड से हटके नहीं हो जाएगा ये सब्जेक्ट? नहीं, फिर मैं 12th के बाद चेंज कर लूँगी, आर्ट्स लूँगी। अच्छा। BA। युवा संगठन का टाइम बच सकता है युवक युवतियों के प्रोफाइल सर्च करने के लिए। सो विद दैट नोट आई वुड से थैंक यू एवरीवन एंड वी विल कीप ऑन इम्प्रूविंग दिस टू मैक्सिमाइज द डायनेमिक है, बिहेवियर, ऑटो रिकवरी है, सिक्योरिटी के बहुत सारे फीचर्स डाले हुए हैं। सो नोबडी कैन स्टील योर डेटा और वो सब चीज़ें की हुई हैं यहाँ पे। और पूरा ऑडिट ट्रेल है हमारे पास कि कौन क्या एक्सेस कर रहा है, कब एक्सेस कर रहा है। तो अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो वी कैन ईजिली टेक एक्शन। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन एंड विल हियर योर फीडबैक। थैंक्स। ओके नितिन जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया वेबसाइट का कि वेबसाइट को चलाना क्या है, कैसे चलाना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको कहाँ से जाना है, क्योंकि वो आई थिंक वो एक्टिवेट नहीं था, पर अभी
जस्ट नाउ हमने बिकॉज वेबसाइट लॉन्च किया है तो हमने उसका वो अभी एक्टिवेट किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो मेन्यू है ये सारे के सारे पहले भी थे और अभी भी हैं, बट एक सबसे अच्छी बात है कि अब ये आप मोबाइल में जब इसको खोलेंगे तो ये मोबाइल में एक रिस्पॉन्सिव तरीके से खुलेगा और आपको जो अविवाहितों की सूची है, जो पहले मैट्रिमोनी नाम दिया था उसको अविवाहितों की सूची का नाम दिया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे इस तरीके से दो बटन्स दिखेंगे जो नए उपयोगकर्ता यानी न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन है। यदि आप इस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली ये वाले पेज पे जो अभी नितिन जी दिखा रहे थे ये वाले पेज पे आप डायरेक्टली एंटर हो जाओगे। सिमिलरली आप इसको बैक करके जब आप वापस से पेज पे जाओगे और आप इफ़ यू वांट टू चेक कि अविवाहितों की सूची क्या है तो आप यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पे डायरेक्टली आप वो वाले पेज पे पहुँच सकते हैं। और वापस से आपको जाना है तो मैट्रिमोनी होम पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली मैट्रिमोनी के होम पेज पे जो पेज अभी एक्टिवेट हो गया है उस पे आप जा सकते हैं। तो आज के लॉन्च के बाद ये पेज एक्टिवेट है और इसका आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली वेबसाइट से जाके और वो जो मेन्यू है उन मेन्यू को आप सीधा सीधा एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं थोड़ा सा एक जो इसका हिस्ट्री रही है और जो इसके बेनिफिट्स हैं वो एक बार और मैं इसका एक प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन अभी आपको दिख रही है ये सारी की सारी वेबसाइट में इन्फॉर्मेशन एक डिजिटल फॉर्म में सेव हो रही है। इसकी वजह से जो हमारे समाज की जो भी धरोहर है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वीडियोज़ हैं, जो भी हैं वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस वेबसाइट का है कि इस पे आप सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ देख सकते हो क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं और इवन आप अपने क्षेत्र वाइज भी अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। दूसरा है कि ये जो वर्तमान समय में जो डिजिटाइजेशन है उसके साथ भी चलता है बिकॉज वेबसाइट के साथ साथ यूट्यूब का लिंक, फेसबुक का लिंक, सब कुछ यहाँ से एक्सेस मतलब सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे डाला गया है हमने। तो आप यदि देखोगे इसके यूट्यूब के पेजेस पे देखोगे तो आपको इसके सारे ये भी दिख जाएंगे, सारे वीडियोस जो पहले करे गए हैं हमारे द्वारा अपलोड, वो आप देख सकते हो। और जैसे डायरेक्टरी पुस्तकें हैं, असाटी समाज दर्पण है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वेबसाइट खोल के आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और किसी को भी कभी भी उसको दिखा सकते हैं। तो अब मैं श्री राजेंद्र असाटी जी से अनुरोध करूंगा कि आगे वेबसाइट के जो संचालक हैं और समितियां हैं उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दें और बाकी आगे भविष्य की क्या योजना, किसी को कॉल असाटी समाज के कक्षा 10वीं 12वीं एवं अन्य प्रतिभावनों की प्राप्त असाटी वैश्य परिचय यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित जानकारी जिनकी अप्रकाशित हो वह व्हाट्सएप नंबर 94240560 टाइप पर अपना नाम, माता पिता का नाम, प्राप्त प्रतिशत, रैंक, फोटो। असाटी समाज के कक्षा 10वीं 12वीं एवं अन्य प्रतिभावनों की प्राप्त असाटी वैश्य परिचय यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित जानकारी जिनकी अप्रकाशित हो वह व्हाट्सएप नंबर 94240560 टाइप पर अपना नाम, माता पिता का नाम, प्राप्त प्रतिशत, रैंक, फोटो। असाटी समाज के कक्षा 10वीं 12वीं एवं अन्य प्रतिभावनों की प्राप्त असाटी वैश्य परिचय यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित जानकारी जिनकी अप्रकाशित हो वह व्हाट्सएप नंबर 94240560 टाइप पर अपना नाम, माता पिता का नाम, प्राप्त प्रतिशत, रैंक, फोटो।